स्फेरिकल मिरर क्यों डिफरेंट होते हैं हमारे प्लेन मिरर से, और इसका नाम स्फेरिकल मिरर कैसे पड़ा। तो अगर आप किसी बड़े से गोले को, जो कि एक कांच का गोला हो, अगर उसको एज्यूम कर ले और उसको आप कट कर दें, या तो यहां से या तो फिर यहां से कट करने के बाद वो कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। और अब डिपेंड करता है कि आप इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड बना सकते हैं। इसको आप अंदर की तरफ से बना सकते हैं और बाहर की तरफ से बना सकते हैं। तो अगर आपने यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर बनाया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका यहां पर है तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसी दो टाइप के मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, जो कि प्लेन मिरर से डिफरेंट होता है क्योंकि इसका सरफेस कर्व हो गया है। और बात करें आज की क्लास की, तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम रे डायग्राम, दोनों ही टाइप के मिरर के, चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स हो और या फिर हमारा कॉनकेव मिरर। इन दोनों के साथ साथ आपको मिलने जा रहा है डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो प्लस क्लास। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हमारा स्फेरिकल मिरर एक बड़े से स्फेयर का पार्ट है, तो इसमें कुछ पॉइंट भी होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक बड़े से गोले का पार्ट होने के कारण इसका एक सेंटर भी होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोनों ही जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर में देखें तो एक पॉइंट है पोल, जिसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बाद में आपको पता चलेगा कि यही रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमारा फोकल लेंथ, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। और जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है फोकस, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में होता है, और उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो लाइन है हमारी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो पास कर रही है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, और साथ ही में उसके नाम भी जानना जरूरी है। जैसे कि हम कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? एक साथ जमा कर देना, इकट्ठा कर देना। तो जैसा कि यहां पर आप देख पाते हैं पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, और यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से सारी की सारी लाइटें वापस मुड़कर एक जगह पर बेंड हो जा रही है, और ये पॉइंट होता है यहां पर हमारा फोकस। इस पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। जो भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो सारी की सारी यहां मीट कर रही होती है। और बात करें हम यहां पोल की, तो पोल से जो डिस्टेंस है हमारा फोकस के बीच, वो डिस्टेंस होता है हमारा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। और सारे के सारे पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपको लिखे हुए देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हालांकि आपको सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर सारा पॉइंट आपको क्लियर है कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हुई लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके प्रिंसिपल फोकस पर मीट करती है। और जस्ट इसका अपोजिट बात करें, हमारा डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, तो वहां पे भी जो पैरेलल लाइट आते हुए दिख रही है आपको, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हुई लाइट वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर जा रही है। यहां पे देख पा रहे हैं ये लाइट एक दूसरे से दूर हो जा रही है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। बट हमारे आई बॉल्स को ऐसा लग रहा होता है कि जो लाइट है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर मीट कर रही होती है, और वो भी फोकस पे ऐसा लगता है, अपीयर हो रहा होता है कि हमें कि वहां पर मीट कर रही है, क्योंकि लाइट हमारी मिरर के बिहाइंड जा नहीं सकती, इसी वजह से इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हो गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको, और इसी रीजन से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ड जो है अपीयर, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमको लग रहा होता है कि प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कुछ रे डायग्राम को बनाने के रूल। रे डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग केसेस में अलग अलग रे डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। और
उसी लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको अभी मैं बताने वाला हूं, ताकि आप किसी भी तरह के पोजीशन पे रे डायग्राम बना सकें। तो सबसे पहला रूल होता है कि कोई भी लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो आ रही होती है, जैसा कि अभी आपने देखा दोनों ही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के वक्त, तो वो कहाँ मीट कर रही होती है? पैरेलल आके फोकस पे मीट कर रही होती है। तो इसीलिए ये पहला रूल हो जाता है हमारा, कोई भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ मीट करेगी? तो वो फोकस पर मीट करेगी। ठीक है, ये पहला रूल है। और चाहे वो बात हो कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की, दोनों जगह पर ये नियम फॉलो हो रहा होगा। क्लियर? अब चलते हैं हमारे सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल में भी यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर जो लाइट फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जा रही है। ये जस्ट उस रूल का अपोजिट है कि नहीं, कि पैरेलल आती हुई लाइट फोकस से क्रॉस करती है तो फोकस पे आती हुई लाइट पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। आपको एक याद है तो आप वहां पर दोनों ही समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही यही होगा कि कोई भी लाइट अगर फोकस से आए तो वो टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। अब बात करते हैं हमारे तीसरे लॉ की। तीसरा लॉ ये कहता है कि कोई भी लाइट अगर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, ठीक है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे जब कोई लाइट आती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन में ही वापस चली जाती है। यानी देखा जाए जैसा कि नॉर्मल पे होता है वही हो रहा है, और इसी रीजन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो लाइन होती है वो एक्चुअली में नॉर्मल होती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल होने की वजह से यहां पर नॉर्मली लाइट आ रही है, इसलिए बिना रिफ्लेक्ट कुछ एंगल बनाए वापस उसी पाथ पर डिविएट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्लियर? यही होता है हमारा थर्ड लॉ। ठीक, जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो बिना उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं अगर हमारे फोर्थ रूल की। यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पर फोकस, ठीक है, और यहां पर हो जाता है हमारा पोल। अगर कोई लाइट पोल पर आए, ठीक है, अगर कोई लाइट पोल पर आए तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बनाएंगी उसी एंगल ऑफ इंसिडेंट से वापस रिफ्लेक्ट होता हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ दोनों इक्वल होके वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये होगी इनकमिंग लाइट, ये हो गई आउटगोइंग रिफ्लेक्टिंग लाइट। ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, और देखा जाए तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली में नॉर्मल लाइन होती है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में इक्वल हो जाता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ हमारा फोर्थ केस बन जाता है। ठीक है, आपको यहां पर ये चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों में ही यही चीज आपको फॉलो करना है। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस सेम बनाकर हमारा चले जाएगा। ठीक है, ये चारों रूल अगर आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तब आप किसी भी तरह का रे डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम रे डायग्राम को भी समझते हैं। यहां पर मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही 6 डिफरेंट केसेस बनते हैं और यहीं पे कंफ्यूजिंग होता है, और कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस बनते हैं मिरर के केस में। ठीक है, इसी वजह से वहां पर आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पर 6 डिफरेंट केसेस की वजह से आपको कंफ्यूजन होता है। बट रे डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रे की जरूरत है, मिनिमम 2 रे की जरूरत है, जिसकी मदद से आप किसी भी पोजीशन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए सपोज करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है हमारा फोकस। तो हमको पता है एक सबसे पहला नियम कि अगर हम किसी भी लाइट को पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ करेंगे तो वो पास होगी किससे? फोकस से होता हुआ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा।
यानी लाइट ऐसे आएगी और टकराने के बाद फोकस से चली जाएगी। ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। और दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप कभी फोकस से जाएंगे तो आप बाद में पैरेलल लाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी अगर आप फोकस से जा रहे हैं तो बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी और आप ये देखेंगे कि ये दोनों लाइट हमारी यहां पर कहीं मीट कर रही है और जिसके कारण हमारा इमेज जो है वो उल्टा बनेगा और उल्टा इमेज और रियल बनेगा। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है और ये देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़े साइज का बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से थोड़े बड़े साइज का ये इमेज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इनलार्ज इमेज बनता है। ठीक है, आप किसी भी पोजीशन पे यहां पर ये दो नियम से बना सकते हैं। एक और नियम हमने जो लास्ट में पढ़ा उससे भी हम लगा के देख सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप ये वाला नहीं चाहते हैं, ठीक है, फोकस से पास करने वाला लाइट नहीं चाहते, आपको दो चीज पता है कि एक पहला लाइट पैरेलल जाएगा तो वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक रे हमारा। अब दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर कोई फोकस के जगह अगर पोल पे जाए, ये पोल पॉइंट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही बना के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना देगी। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर उतना ही बन जाएगा। ठीक, तो उस केस में भी आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये कहीं यहां मीट कर रही है और इस वजह से हमारा फिर से इमेज उसी जगह पर उसी साइज का बनेगा। ठीक है, यहां पर हल्का की रफली ड्रॉ किया है मैंने। आप स्केल से जब अगर इस पोजीशन को और इस पोजीशन को बराबर लेंगे, ठीक है, पोल से F और F से C की डिस्टेंस को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर आप पूरे की पूरे किसी भी नियम से आप ड्रॉ करें तो आपका एक इमेज क्लियरली रूप से आपको इनलार्ज दिखाई दे रहा हो। किस केस में, जब C और F के बिटवीन में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे 6 अलग अलग केसेस बनते हैं। आपको सिर्फ 2 रूल को फॉलो करते हुए सारे रे डायग्राम बनाने हैं। तो आपको यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई पैरेलल आ रही हो तो वो फोकस पे बनेगी। ठीक है, दूसरा केस बनता है हमारा, थोड़ा आगे ले लीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे ले लेंगे और बियॉन्ड सी लेंगे। बियॉन्ड सी में हमारा इमेज जो बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसमें हाईली डिमिनिश्ड बनता है, इससे थोड़ा सा छोटा बनता है। ठीक है, और फिर अगर हम सी पे रख दें, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें तीसरा केस में, तो आपको देखने को मिलेगा इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हाइट के बनते हैं। और फिर जो अभी हमने केस लिया था सी से आगे और एफ से थोड़ा पीछे, उस केस में हमारा इमेज इनलार्ज बनता है। ठीक है, और अगर हमारा पांचवा केस जहां पर फोकस पे रख दिया गया है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उस केस में कहीं बहुत दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हमारा इमेज बन रहा होता है। और लास्ट केस जो है इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी केस में ऐसा होता है कि हमारा इमेज जो है वो सीधा बन रहा होता है और वो इमेज वर्चुअल होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारे छठे केस में बनता है, कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, ये सारे केसेस आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, कोई भी 2 रूल लगाइए, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारे इसके चार्ट के बारे में कि आप सारे पोजीशन ऑब्जेक्ट का और इमेज का यहां पर लिखेंगे और किस टाइप का इमेज बन रहा है, उसका साइज क्या है, ठीक है, और उसका नेचर क्या है। ये सारे चार्ट आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर सारे का सारा देख सकते हैं कि अभी जैसे हमने देखा कि सब केस में यहाँ पर जो इमेज है हमारा यहाँ पे सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा और फिर सेम साइज का और फिर इनलार्ज और हाईली इनलार्ज और लास्ट में भी इनलार्ज बनता है। और लास्ट वाला केस में देख रहे हैं आप, सब जगह रियल 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 इमेज है, लास्ट में हमारा वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज हमारा सीधा होता है, इरेक्ट इमेज होता है। और अगर हम बात करें हमारे यूजेस की, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उसका यूज किया जाता है टॉर्च में।
टॉर्च के पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है वो कॉनकेव मिरर का बना होता है, क्योंकि उसको जो बीम है ऑफ लाइट को फोकस करना है वो कहीं दूर फोकस कर सके, इसीलिए। और गाड़ी के हेडलाइट में भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें डेंटिस्ट की, तो वो भी मिरर का इस्तेमाल करता है, और वो 6th वाला केस जहां पर हमारे टूथ को वो देख पाए, इनलार्ज करके कैविटीज को देख पाए अच्छे से और सीधी इमेज बना पाए, तो इसीलिए वो 6th वाला केस यूज करता है कॉनकेव मिरर का। तो डेंटिस्ट भी हमारा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और सोलर फर्नेस की बात करें तो हमारा सोलर फर्नेस जो है वहां पर भी हम कॉनकेव को यूज कर रहे होते हैं, ताकि सारी की सारी सनलाइट को एक जगह पर फोकस कर सके। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस बनते हैं, और दोनों ही केस में इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है, चाहे वो बहुत दूर कहीं रखा हुआ, ठीक है, उसमें तो एकदम हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और अगर थोड़ा सा पास ले आए ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ले आए हमारा ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बनेगा और थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, उसको डिमिनिश्ड कहा जाता है। ठीक है, पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड एकदम पॉइंट साइज का इमेज, और दूसरे केस में थोड़ा सा बड़ा लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। तो उसके भी सारे जो पोजीशंस हैं और इमेज पोजीशन एंड उसके साइज और उसके टाइप्स के बारे में आप देख सकते हैं। दोनों ही केस में इमेज जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, एक में हाईली डिमिनिश्ड और एक में डिमिनिश्ड। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं जाते जाते कि हमारा कॉन्वेक्स का एप्लीकेशन क्या होता है। तो आपने जो कार में या फिर अपने बाइक में जो मिरर देखा है वो मिरर होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि कहीं से किसी अपार्टमेंट में भी आपने देखा होगा वो मिरर जो लगा रहता है वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही लगा रहता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा।